नमस्कार, फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए फिर से शुरुआत करते हैं। अपन अपना बीच में छोड़ा हुआ टॉपिक अपन BA सेकेंड ईयर की क्लास में पढ़ रहे थे, डॉक्टर वर्मा द्वारा रचित एकांकी उत्सर्ग। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के पास फिर से। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और वर्मा जी द्वारा रचित कौन सा एकांकी पढ़ रहे थे? उत्सर्ग एकांकी अपन पढ़ रहे थे। उत्सर्ग एकांकी में पिछली क्लास में अपनों ने कमरे का पूरा वातावरण या कमरे की साज सज्जा के बारे में देखा था। आज अपन सबसे पहले तो देखते हैं पात्रों को। इस एकांकी में कौन कौन से पात्र है और उसके बाद अपन एकांकी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे मुख्य पात्र तो इस एकांकी के हैं स्वयं डॉक्टर शेखर। क्यों? क्योंकि डॉक्टर शेखर से सभी पात्र जुड़े हुए हैं और डॉक्टर शेखर के इर्द गिर्द ही पूरा एकांकी घूमता है। डॉक्टर शेखर है कौन? डॉक्टर शेखर एक महान वैज्ञानिक है। महान वैज्ञानिक है जिनकी अवस्था मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, लगभग 40 वर्ष की उम्र इनकी है। उसके बाद एक विनय नाम का लड़का है जो इनका सहायक है, डॉक्टर शेखर का सहायक है, या जो शोध कार्य ये कर रहे हैं उसमें इनका असिस्टेंट है। उसके बाद एक छाया देवी नाम से एक पात्र है, छाया देवी, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। विनय की उम्र लगभग 25 वर्ष है। ये छोटा सा लड़का है और इनका सहायक है। छाया देवी की उम्र लगभग 35 वर्ष है और ये इनकी उपेक्षित प्रेमिका है। थोड़ा सा परिचय तो मैंने कल आपको बता दिया था। ये इनकी उपेक्षित प्रेमिका है। इसके साथ साथ एक पात्र है मंजुल। मंजुल डॉक्टर शेखर की बेटी है, इनकी बेटी है, डॉक्टर शेखर की बेटी। एक अन्य पात्र और है जो ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है परंतु इस एकांकी में बार बार आता है, जो इस घर का नौकर है, डॉक्टर शेखर का नौकर है। तो इस प्रकार से इस एकांकी में 5 पात्र है, जो संख्या में ज्यादा नहीं है। एकांकी की एक विशेषता भी होती है कि पात्रों की संख्या ज्यादा नहीं रखी जानी चाहिए और डॉक्टर वर्मा ने इस एकांकी में बिल्कुल भी पात्रों की ज्यादा संख्या नहीं रखी है। 5 पात्र है और जिनमें ज्यादा यदि महत्वपूर्ण देखें तो छाया, मंजुला और डॉक्टर शेखर, ज्यादातर एकांकी इन्हीं के बीच है, वो घूमता रहता है। आइए एकांकी की शुरुआत में डॉक्टर शेखर अपने कमरे में बैठे हुए हैं। डॉक्टर शेखर कमरे में बैठे हुए हैं और डॉक्टर शेखर के साथ कौन है कमरे में? विनय है। विनय खड़ा है और विनय डॉक्टर शेखर को चलने के लिए कहता है कि हाँ अब आपको चलना चाहिए। अब डॉक्टर शेखर यूं कहते हैं कि हाँ मुझे चलना चाहिए। तो विनय यूं कहता है कि पिछले लगभग 20 रोज तक तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं था, 20 दिनों तक तो आपको टाइम नहीं था, आज आपको चलना चाहिए। आज यदि आप नहीं गए तो फिर 18-20 दिन के लिए आप फिर बिजी हो जाएंगे, तो आज कम से कम आपको निकलना चाहिए। तो शेखर यूं कहता है कि हाँ काम की व्यस्तता तो है, मुझे चलना चाहिए। अब जाने की बात कहां हो रही है? जाने की बात हो रही है स्टडी सर्किल में। स्टडी सर्किल जो एक क्लब है, स्टडी सर्किल में जाने की बात हो रही है जो एक क्लब है। और स्टडी सर्किल में डॉक्टर शेखर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां पर इनके बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं और वो आज इकट्ठे हुए हैं। किस लिए इकट्ठे हुए हैं? वो डॉक्टर शेखर को सुनना चाहते हैं और डॉक्टर शेखर द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे उन पर वो काम करेंगे। तो इसके लिए डॉक्टर शेखर वहां पर जाएंगे। डॉक्टर शेखर का जाना वहां पर अनिवार्य भी है। तो विनय यूं कहता है कि आपको चलना चाहिए, तो डॉक्टर शेखर कहता है हाँ बिल्कुल मुझे चलना चाहिए, लेकिन पहले यूं बताओ। हाँ, इनके कमरे में एक टाइम वॉच भी है। टाइम वॉच का मतलब एक घड़ी भी है, ठीक है। एक टाइम वॉच का मतलब है
कि एक इनके पास घड़ी भी है। ठीक है, तो शेखर यूं कहते हैं कि टाइम क्या हुआ है। झट से विनय घड़ी की तरफ देखता है और यूं बताता है कि लगभग 7:15 हो गए, 7:15 हो गए। जो पिछली क्लास में मैं आपको बता देती हूँ कि एक अंकी की शुरुआत शाम के 7:15 बजे होती है। 7:15 बजे 7:15 बज गए। विनय कुछ इस प्रकार से टाइम बताता है कि 7:15 हो गए। जैसे वो 7:15 कहता है ना, शेखर कहता है देखो 7:15, घंटे, मिनट, ये सब चीजें अपनी बांटी हुई है, अपना तोड़ा हुआ है। देखो समय कभी टूटता नहीं है, समय कभी भी नहीं टूटता, वह अपने बहाव में निरंतर बहता रहता है। उसका कोई भी घंटा नहीं होता, उसकी कोई भी मिनट नहीं होती। इनको तोड़ा किसने है? अपनों ने, स्वयं ने तोड़ा है। विनय कहता है जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अपने इसको तोड़ते क्यों है? तोड़ना नहीं चाहिए। और समय जो है वो निरंतर बहता रहता है और इसी तरीके से मनुष्य के शरीर को भी निरंतर चलते रहना चाहिए। मनुष्य को हमेशा समय के अनुसार, जिस तरीके से समय नदी के बहाव के समान, जिस प्रकार से समय नदी के बहाव के समान निरंतर बहता रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी निरंतर चलते रहना चाहिए, निरंतर काम करते रहना चाहिए। विनय फिर कहता हाँ जी बिल्कुल सही है। दो चीजों पर बात हो चुकी, एक तो किस पे कि ये मिनट घंटे अपने बनाए हुए हैं। ठीक है, समय का कोई भी विभाजन नहीं है, समय कभी टूटता ही नहीं है, समय निरंतर गति करता रहता है। फिर विनय कहता है हाँ जी। दूसरी बात ये कहते हैं कि समय जिस तरीके से बहता रहता है, नदी के बहाव के समान बहता रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी निरंतर बहते रहना चाहिए, निरंतर कर्मशील बने रहना चाहिए। फिर विनय कहता हाँ जी बिल्कुल सही है। फिर डॉक्टर शेखर यूं कहते हैं मनुष्य चलता तो रहे, कर्मशील तो बना रहे, परंतु उसका शरीर बाधक हो जाता है, अर्थात शरीर सहायता नहीं देता। सहायता किस प्रकार से नहीं देता? अपन 2-3 घंटे यदि लगातार काम कर लेना, बैठना चाहते हैं, अब आराम करना है, अब तो शरीर साथ ही नहीं दे रहा, अब नहीं चला जाता। तो उसी बात को डॉक्टर शेखर दर्शा रहे हैं कि हमारा शरीर साथ नहीं देता। क्यों न ऐसी व्यवस्था हो कि ये जो शरीर है ना, शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग हो जाए। और अलग अलग कैसे हो जाए? शरीर एक स्थूल श्रेणी में आता है, स्थूल होता है, और आत्मा को सूक्ष्म कहा जाता है। सामान्यतः अगर हिंदी में अपन छायावाद को पढ़ते हैं तो छायावाद में आत्मा व परमात्मा का जिक्र है और परमात्मा और आत्मा के मिलन की बात कही गई है। तो वहां पर यूं कहा जाता है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, अर्थात सूक्ष्म की महत्ता स्थापित की गई है। किसकी महत्ता स्थापित की गई है? आत्मा व परमात्मा की महत्ता स्थापित की गई है। तो आत्मा को हमेशा सूक्ष्म माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आत्मा कभी दिखाई नहीं देती, शरीर हमेशा दिखाई देता है, ये भौतिक होता है, इसलिए इसको स्थूल, स्थूल का शाब्दिक अर्थ होता है मोटा और सूक्ष्म का अर्थ होता है बिल्कुल छोटा। तो ये बिल्कुल सूक्ष्म होता है जो दिखाई नहीं देता और ये स्थूल होता है जो दिखाई देता है। तो इस बारे में और डॉक्टर शेखर एक बहुत गंभीर बात पर आ जाते हैं। वो यूं कहते हैं कि हमारा शरीर साथ नहीं देता, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि स्थूल और सूक्ष्म को अलग अलग कर दें, अर्थात हमारे शरीर को हमारी आत्मा से अलग कर दें। अब शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग हो जाएंगे तो आत्मा निरंतर कर्मशील बनी रहेगी, फिर कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। क्यों? बिल्कुल सही कह रहा हूं ना विनय? और तुम्हें पता है विनय ये समस्या क्यों नहीं आएगी? और जब शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाएंगे, स्थूल और सूक्ष्म दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो तुम्हें पता है क्या होगा? विनय अब की बार जी नहीं बोलता। विनय कहता है जी मैं नहीं बता सकता। तो विनय जैसे ही बताता है तब फिर शेखर
अपने कमरे में जो एक एपराटस नामक यंत्र पड़ा था उसके पास जाते हैं। डॉक्टर शेखर एपराटस यंत्र के पास जाते हैं, उसको बहुत ही प्रेम से देखते हैं और देखकर उसको हाथ लगाते हुए और यूं कहते हैं कि ये मेरा एपराटस यंत्र देख रहे हो, ये इसी चीज की एक खोज है। बहुत मेहनत की है मैंने इसको बनाने में, मैंने इसमें यही शोध कार्य किया है। कैसे कि ये जो शरीर है उससे आत्मा अलग हो जाएगी, अर्थात मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। देखिए, शरीर से आत्मा कब अलग होती है? जब मृत्यु हो जाती है। मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु के बाद भी आत्मा को बुलाया जा सकता है इस यंत्र के द्वारा, और मेरा ये यंत्र उस आत्मा को एक नया शरीर भी दे देता है और वह शरीर काम भी करता है, बात भी करता है, जैसे अपन दोनों कर रहे हैं। विनय चौंक जाता है, सच में ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये तो बहुत बड़ा शोध कार्य है। फिर विनय यूं कहता है, याद दिलाता हुआ, कि आपको चलना चाहिए। अगर इतना बड़ा शोध कार्य कर रहे हैं आप बहुत बड़े महान वैज्ञानिक हैं, आपको इस संबंध में जाकर स्टडी सर्किल में अपने विद्यार्थियों को बताना चाहिए। आपको सुनने के लिए सब लालायित है और वो आपके द्वारा बताए गए निर्देशों पर ही आगे कार्य करेंगे, तो आपको क्यों न जल्दी चलना चाहिए। फिर शेखर को याद आता है, देखिए यहाँ पर लेखक यूं कहता है कि हम जब कभी भी अपने पसंदीदा विषय पर, पसंदीदा टॉपिक पर जब बात करते हैं ना, तब अपन बीच में व्यवधान नहीं चाहते। अब विनय बार बार याद करवा रहा है कि आपको चलना चाहिए, चलना चाहिए, और डॉक्टर शेखर कहाँ आ गए हैं? अपने फेवरेट टॉपिक पर, अपने पसंदीदा टॉपिक पर, विषय पर आ गए। एपराटस, एपराटस उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एपराटस यही है, मैंने कल की क्लास में बताया था कि मैं बाद में बताऊंगी। एपराटस के माध्यम से, देखिए एपराटस में लाल और नीले रंग के बल्ब लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? बल्ब लगे हुए हैं। व्यक्ति जब भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो डॉक्टर शेखर उसकी आत्मा को बुलाते हैं एपराटस यंत्र पर, और इस यंत्र पर बुलाकर उसको एक नया शरीर देते हैं। फिर उससे बात करते हैं और उससे बात करके और वो इस प्रकार से पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम कहाँ पे हो, तुम वर्तमान में क्या कर रहे हो। इस प्रकार की खोज वो कर रहे हैं। और इस प्रकार की खोज करने का उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य ये है कि सामान्यतः व्यक्ति मृत्यु से बहुत ज्यादा डरता है, ठीक है। तो डॉक्टर शेखर यूं कहते हैं कि मृत्यु डरने का नहीं है, मृत्यु से बिल्कुल भी मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु इंसान का मरना नहीं, मात्र जीवन का एक नया मोड़ है, अर्थात जीवन में एक नया बदलाव आता है। जैसे अपन एक कोट उतार देते हैं, उसी प्रकार से आत्मा एक शरीर उतार कर और स्वतंत्र हो जाती है। ऐसे नहीं कि दूसरा शरीर, ये यूं कहते हैं कि आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, स्वच्छंद हो जाती है, और स्वच्छंद होने के बाद उसे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये अच्छा लगता है, बात किसने बताई है? आत्माओं ने स्वयं डॉक्टर शेखर को बताई है। और इसीलिए वो यूं कहते हैं कि देखिए जिस प्रकार से सूर्यमंडल में मध्य रात्रि के बाद या रात्रि के अंतिम पहर के बाद, रात्रि का अंतिम पहर और दिन, उसके तुरंत बाद, अंतिम पहर के तुरंत बाद दिन आ जाता है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से रात्रि के अंतिम पहर का संबंध दिन से है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन का संबंध मृत्यु से है। इससे घबराने व डरने की कोई बात नहीं है। उसी प्रकार से ये यूं कहते हैं कि जिस प्रकार से दिन और सूर्य का संबंध होता है, अर्थात सूर्य और रात्रि का संबंध होता है, उसी प्रकार से जीवन व मृत्यु का संबंध होता है। वो ऐसा इसलिए बताना चाह रहे हैं कि यदि मनुष्य को ये पता चल जाए कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आत्मा स्वच्छंद होगी, वो स्वच्छंद विचरण कर सकेगी, वो अपने आप को जी सकेगी, यदि पता चल जाए। अब शरीर जब धारण किए हुए है आत्मा, तो वो अनेक बंधनों से बंधी हुई है,
और अनेक बंधनों में जब पड़ी हुई है तो उसके ऊपर समाज की, परिवार की या अनेक नियमों द्वारा नियंत्रण रखा गया है, अनेक नियमों का उस पर नियंत्रण है, तब ये पता चल जाए ना कि हम नियंत्रणों से मुक्त हो जाएंगे, बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर पाएंगे, ये पता चल जाए तो शायद मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। और इस संबंध में डॉक्टर शेखर एक बड़ी खोज कर रहे हैं, यहां तक कि कर भी लिए उन्होंने, और वो इनका एक सफल यंत्र है, एपराटस, जिसके बारे में डॉक्टर शेखर स्वयं हमें बताते हैं। एकांकी अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसके बाद भी एकांकी में डॉक्टर शेखर, मंजुला दोनों बाप बेटी के बीच किस प्रकार से मधुर बातें होती हैं, उनकी भी बात अपन करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।